गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का बितान भाग 2 से डायरी के पन्ने चैप्टर लेकर के उसका पहला भाग व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ। डायरी के पन्ने एक डच लड़की एनी फ्रैंक, जिसको कि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में 10th में है सर, इंग्लिश में। एन फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ, अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। नाजीवाद, नाजीज, हिटलर जब आया, नाजी था, एक संप्रदाय है, धर्म है, वह यहूदियों पर अत्याचार किया। एन फ्रैंक की जो परिवार यहूदी था, और वहाँ पर जैसे हिंदू मुस्लिम, आप अन्य देशों में चले जाइए, पाकिस्तान वगैरह में तो हिंदुओं पर अत्याचार होता है या फिर दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है, उस प्रकार से वहाँ पर यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था। हिटलर के बारे में सभी लोग जानते हैं, उसने सबको खुलेआम मरवाना कटवाना शुरू किया था। सन 1945 में नाजियों के यातना गृह में ही इस लड़की का निधन हो गया। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई डायरी में से एक है। 1947 में यह मूलतः डच भाषा में प्रकाशित हुई और सन 1952 में इसे अंग्रेजी भाषा में द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुआ। इस पर आधारित अनेक फिल्म, नाटक, कहानियाँ, धारावाहिक इत्यादि बने। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला उपन्यास है। उपन्यास क्या, डायरी है। डायरी लेखन एक विधा है गद्य लेखन का, आप लोग जानते ही हैं। तो इस डायरी में अपने अज्ञातवास, लगभग 2 वर्ष तक अज्ञातवास रहने के बाद नाजियों के द्वारा पकड़ लिए गए और मार दिए गए। तो उस 2 वर्ष के अज्ञातवास के बारे में रोज समय बिताने के लिए ये डायरी लेखन करते थे। उस परिवार में सबसे छोटी थी, तो शरारतें ज़्यादा था, तो डांट फटकार भी ज़्यादा मिलता था इसी को। 1942 से 1944 तक यह वहाँ रहे। और 1944 में 2 जून 1942 से 4 अगस्त 1944 तक अज्ञातवास में रहे, लेकिन किसी के द्वारा सूचना दे दिए जाने के कारण पकड़े गए और 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। या पता नहीं अकाल मृत्यु हो गई या मार दिया गया या क्या हुआ, अब कोई नहीं जानता। यह जो डायरी लेखन है वह अपने एक गुड़िया के नाम से लिखती है, जिसका नाम किट्टी था। वह गुड़िया को ही संबोधित करके डायरी लिखती है। बुधवार 8 जुलाई बुधवार 8 जुलाई 1942
लिखती है प्यारी किट्टी। उस डायरी को अपनी गुड़िया किट्टी के नाम से संबोधित करते हुए लिखती है। किट्टी कोई सजीव वस्तु नहीं है, कोई सजीव प्राणी नहीं है, वह एक निर्जीव प्राणी को ही संबोधित करते हुए लिखती है। कहती ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद बरसों बीत गए हों, इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। रविवार के बाद सोमवार से ही ये लोग अज्ञातवास में चले गए थे। 8 जुलाई को पत्र लिखना शुरू करती है। बुधवार को, सोमवार को गए, मंगलवार तक सब कुछ व्यवस्थित किए घर पर, और बुधवार को लिखना शुरू किया। तो कही कि पूछो मत, रविवार के बाद से 2 दिन में ही ऐसे लग रहा है कि बरसों बीत गया है। इतना कुछ जिंदगी में बदलाव आ गया है, सब उलट पलट गया है। लेकिन जैसा कि देख सकते हो कि मैं जिंदा हूँ, मतलब लिख रही हूँ तो जिंदा भी हूँ, लेकिन यह मत पूछना कि कहाँ हूँ, क्योंकि ये सख्त मना था जगह के बारे में लिखना, और खुद पहले वो जानती ही नहीं थी। शायद वो बता दे तो कोई सूचना पुलिस को दे दे और पकड़े जाए। कहे कि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तो शायद तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा भाई, आप बीच से ही अगर शुरू करेंगे कोई स्टोरी तो जाहिर सी बात है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा कि चलिए अब ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। रविवार के दोपहर को क्या हुआ था वहाँ से मैं तुम्हें बताना शुरू करती हूँ। कहते हैं 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। हेलो दोस्त, उन लोगों का, उस परिवार का, ऑफिस का एक वर्कर, वो घर से गया था लेकिन कहा था कि अभी मैं दोबारा फिर आऊँगा। तब तक डोरबेल बजा। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई से बैठी पढ़ रही थी, अलसाई से मतलब आलस्य से भरी हुई, यूँ जाड़े का धूप है, ले रही है गर्मी का, बालकनी में पढ़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पीछे बालकनी में बैठी थी, इन्हें आवाज़ नहीं सुनाई दिया। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। मार्गोट इनकी बड़ी बहन एने फ्रैंक की। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को ASS से बुलाए जाने का नोटिस मिला था। जो हिटलर की सैन्य शक्ति थी, ASS, कह रहे कि पापा को वहाँ से बुलावा आया है। वह फुसफुसाई। पहले तो ये इस बात को तो तेज से बोली, लेकिन माँ के कानों में धीरे से कुछ और बात बोली। माँ मिस्टर वान दान को देखने गई हुई है। मिस्टर वान दान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। वान दान से मिलने गई हैं। बड़बड़ाई है, गुस्से में है, बड़बड़ा रही है। मैं आवाक रह गई थी, आवाक, चुप, स्तब्ध।
बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए कि मतलब बुलावा आना का मतलब कि आप गए काल कोठे में और वहाँ आपको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, आपको देश छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा या धर्म बदलने में मजबूर किया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। यह कांप गई, सन्न रह गई कि हाँ, हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं। वही पापा जिसके हम लोगों की पहचान है, जिससे उनको हम ऐसे भाग्य के भरोसे कैसे छोड़ दें कि चलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाके क्या करना है। हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे, हरगिज़ यानी कतई जाने नहीं देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। ये पूछी क्या हुआ दीदी, तो कहीं पापा के लिए बुलावा आया है और हम उनको ऐसे कैसे जाने देंगे, और माँ का इंतजार कर रहे थे। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। इन लोगों को छिपने का अभी जो अज्ञातवास यानी कि ऐसे गुप्त स्थान पर छिप जाना जहाँ पर कि आपको कोई पहचान न सके। जैसे महाभारत में पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेला था। तो 12 वर्ष के वनवास में तो आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, कोई मतलब नहीं है, कोई भी देखे मिले जुले आपसे कोई मतलब नहीं। लेकिन 13वां वर्ष जो अज्ञातवास का था, उस समय में अगर आपको कोई देख लेता है तो आपका वह वनवास समाप्त माना जाएगा। तो आपका वह वनवास समाप्त माना जाएगा। मिस्टर वानदान से पूछने गए थे क्या हम जो आगे का प्लानिंग है जाने का, उसकी वजह हम कल ही जा सकते हैं क्या। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। ये वानदान इनके पापा के दोस्त जो उनके ही ऑफिस में काम करते हैं, ये दोनों परिवार एक साथ रहता है, उनका परिवार भी उस वहीं छिपने के लिए जा रहा है। तो कह रहे हैं कि जो आगे की व्यवस्था बनाई गई, चलिए हम कल ही क्यों न चले जाएं, क्योंकि खतरा बढ़ता जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हैं, वह अस्पताल जहाँ यहूदी जो नाजियों द्वारा पीड़ित थे, अस्पताल में किसी भाई अपने परिचित रिश्तेदार मित्र या किसी को देखने गए होंगे। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी थी ज़्यादा, और सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। ये दोनों बहनें ही थी, आपस में बात कर रही थी। अब माँ का आने का इंतज़ार, गर्मी एक तो, ऊपर सस्पेंस के मारे, घबराहट के मारे कुछ बातचीत इन लोगों में नहीं हो रही थी, सब चुपचाप। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। एन फ्रैंक ने कहा दरवाजा हेलो ही होगा, दरवाज़ा मत खोलो। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रखा, जा रही थी खोलने की, हेलो होगा। नहीं, दरवाज़ा मत खोलो, पहले की होल में से या कहीं से देख लो कि कौन है। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। आवाज़ आई कि मम्मी थी, मिस्टर वानदान थे और हेलो था। ये तीनों आपस में बातचीत करते आए थे, तो डर इन लोगों का थोड़ा कम हो गया। तब दोनों ही भीतर आए और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया है। दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती
तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। वो 3 लोग आए, दरवाजा बंद हुआ। जब भी घंटी बजती तो इन लोगों को पहले जाकर बाहर देखना होता है, देखो कौन आया है, देखो कौन है, पापा हैं या कोई और है। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया जाएगा। एकदम फिक्स था कि कोई भीतर नहीं आएगा। चलिए खैर आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट में मैं दूसरा वीडियो लेकर के, दूसरे भाग में इसका आगे का व्याख्या लेकर के उपस्थित होऊंगा। यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।